उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप पहाड़ समाचार में। मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूरी। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। सौरभ बहुगुणा के हत्या की साजिश रचने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। हीरा सिंह, सतनाम सिंह, अजीज उर्फ गुड्डू और हरभजन सिंह गिरफ्तार हुए हैं। हीरा सिंह ने सौरभ बहुगुणा की हत्या की साजिश रची थी। 20 लाख में सौरभ बहुगुणा की हत्या की सुपारी दी थी। चारों आरोपियों के खिलाफ सितारगंज कोतवाली में केस दर्ज किया गया है। पशुपालन, डेयरी, मत्स्य और प्रोटोकॉल विभाग के मंत्री हैं सौरभ बहुगुणा। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा की हत्या की साजिश में 4 आरोपियों के खिलाफ सितारगंज कोतवाली में केस दर्ज किया गया है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के पुत्र सौरभ बहुगुणा की मौजूदा सरकार में पशुपालन, डेयरी और मत्स्य और प्रोटोकॉल विभाग के मंत्री हैं। हत्या की साजिश का 4 आरोपियों में नाम जिनका शुमार है वो है हीरा सिंह, सतनाम सिंह, मोहम्मद अजीज उर्फ गुड्डू, हरभजन सिंह के खिलाफ केस दर्ज कर पुलिस अब जांच में जुट गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सौरभ बहुगुणा की हत्या की साजिश रचने वाले इन 4 आरोपियों को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। सौरभ बहुगुणा की हत्या की इन्होंने साजिश रची थी। हीरा सिंह, सतनाम सिंह और अजीज उर्फ गुड्डू और हरभजन को गिरफ्तार किया गया है। हीरा सिंह ने साजिश रची थी, सौरभ बहुगुणा की हत्या की साजिश इन्होंने रची थी, अब पुलिस की गिरफ्त में है। 20 लाख में सौरभ बहुगुणा की हत्या की सुपारी दी गई थी। चारों आरोपियों के खिलाफ सितारगंज कोतवाली में केस दर्ज हुआ था। ये माननीय मंत्री जी है श्री सौरभ बहुगुणा जी का, इसका जो हत्या का साजिश का संबंध में जो मामला है पुलिस का संज्ञान में आया है और ये बहुत गंभीर मामला है। इसका तुरंत संज्ञान लेते हुए पुलिस ने तुरंत कार्रवाई किया है। इसमें 4 लोगों का अभी तक हमने गिरफ्तार किया है और इस षड्यंत्र में और कौन कौन शामिल है उनका जड़ तक, ताकि उनको विरुद्ध भी जो है हम कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। देखिए अभी जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, अभी हर चीज जो है पुष्टि होने के बाद हम जो है आपको अवगत कराएंगे इसमें। तो 4 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था और अब उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। हत्या की साजिश रची थी उन्होंने। मंत्री सौरभ बहुगुणा की हत्या की साजिश रचने वाले इन 4 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया था, अब पुलिस की गिरफ्त में यह है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, हीरा सिंह थे जिन्होंने हत्या की साजिश रची थी और बाकी और 4 आरोपियों के नाम बता देते हैं। सतनाम सिंह उर्फ गुड्डू भी इसमें शामिल था। वहीं मामले में मंत्री सौरभ बहुगुणा का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि मुख्य आरोपी हीरा सिंह उनके पास आया था और तकरीबन 15 से 20 मिनट तक बातचीत हुई थी। जिस तरह का मामला सामने आया है इसकी जानकारी उनके एक शुभचिंतक ने दी थी। चारों के नाम सामने आए हैं, लेकिन जो घटना मेरे समक्ष 4 तारीख को ये घटना मेरे समक्ष रखी गई थी और एक मेरे शुभचिंतक है सितारगंज में, 12 साल से वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने मुझे एहतियातन रूप में ये बताया कि इस तरीके से कोई माहौल खड़ा है और आप प्लीज पुलिस को इन्फॉर्म करके इन लोगों को पकड़वाइए। तो मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ और बहुत ही दुखद घटना है कि इस तरीके से अगर उत्तराखंड में नेताओं को या किसी भी राजनीतिक पार्टी के व्यक्ति को इस तरह से टारगेट किया जाएगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिव्या आलोक शर्मा हमारी संवाददाता हमारे साथ सीधे कनेक्ट हो गए। ज्यादा जानकारियां आप तक पहुंचाएंगे। इन लोगों के बारे में जरा आलोक बताइए, कौन थे ये लोग, किस तरह की साजिश इन्होंने रची थी? देखिए आपको बता दें कि हीरा सिंह जो हैं वो निवासी कोटरा फार्म सिसौना के रहने वाले हैं, जो कि जिनका आपराधिक जो है इतिहास रहा है। अवैध खनन में वो संलिप्त रहे हैं और अभी पिछले कुछ समय पहले वो सरकारी जमीन से गेहूं चोरी करने के आरोप में जेल जा चुके हैं। तो उनको ये लगा कि कहीं ना कहीं सौरभ बहुगुणा का हाथ है उनको जेल भेजने में और उनको परेशान करने में। वो वहीं से सौरभ बहुगुणा से दुश्मनी रखने लगे और उसके बाद उन्होंने जेल में कुछ लोगों से मिलकर के सौरभ बहुगुणा की हत्या कराने का प्लान बनाया, जिसमें सतनाम सिंह, मोहम्मद अजीज, हीरा सिंह, हरभजन सिंह आदि 4 लोग ये इसमें शामिल थे और इन्होंने शार्प शूटरों को 20 लाख रुपए में सौरभ बहुगुणा की हत्या करने की सुपारी दी थी। लेकिन ये किसी अंजाम तक पहुंच पाते तभी इनका जो प्लानिंग थी वो लीक हो गई और इनको पुलिस ने धर दबोचा। आज 2,70,000 रुपए इनके पास से बरामद किए पुलिस ने और बाकी जानकारी इनसे और उगलवा रही है कि और कौन कौन लोग आलोक कैसे इनकी साजिश का खुलासा हुआ है, इसके बारे में भी जरा जानकारी दीजिएगा। आपको बता दें कि उमा शंकर द्विवेदी जो हैं ये कोटा फार्म सिसौना के ही रहने वाले हैं
और ये हीरा सिंह के पड़ोसी हैं। तो इनको कहीं से ये लीक हुआ था कि हीरा सिंह जो है अभी जमानत पर छूट करके आए हैं और उनकी प्लानिंग जो है, उन्होंने जो शार्प शूटर है यूपी के जो रहने वाले हैं उनको सौरभ बहुगुणा की सुपारी दी है। उन्होंने अपने स्तर पर जब जानकारी हासिल की तो उनको उसमें तथ्य कुछ लगे, उसकी जानकारी उन्होंने पुलिस को दी और जब पुलिस ने इन चारों को गिरफ्तार किया तो इन्होंने अपना सारा अपराध कबूल कर लिया। जी, सौरभ बहुगुणा की तरफ से कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है? नहीं, सौरभ बहुगुणा का कहना है कि हो सकता है क्योंकि जनसेवक हैं, वो विधायक हैं, वर्तमान में मंत्री हैं, तो उनका कहना है कि बहुत सारे लोग उनसे खुश भी रहते हैं और बहुत सारे नाराज भी रहते हैं। तो बाकी पुलिस अभी इसमें जानकारी हासिल कर रही है। चारों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और उनसे और जानकारी करके आगे जो ऐसा होगा वो बताया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया दिव्या आलोक आपका तमाम जानकारी के लिए। सितारगंज निवासी उमाशंकर द्विवेदी ने पुलिस को तहरीर में बताया है कि कुछ लोग सरकार के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा को जान से मारने की षड्यंत्र रच रहे हैं, जिस पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से करीबन 2 लाख रुपए नगद और एक स्विफ्ट कार बरामद की है। वहीं पुलिस की पूछताछ में हीरा सिंह ने बताया है कि उसका अवैध खनन का काम बंद हो गया था। वो सरकारी जमीन से गेहूं चोरी के मामले में जेल जा चुका था। उसको ये शक है कि ये सब कुछ कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा की वजह से हुआ था। उसी का बदला लेने के लिए उसने एक साजिश रची, जिसमें अन्य 3 आरोपियों के साथ मिलकर 20 लाख में सौरभ बहुगुणा की हत्या की उसने सुपारी दे डाली। इसके लिए 5,70,000 रुपए आरोपी ने सुपारी किलर्स को एडवांस में दिए थे, जिसके बाद अभियुक्त हीरा सिंह ने कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा पर नजर रखनी शुरू कर दी थी। इसकी जानकारी अजीज उर्फ गुड्डू के पास थी और वो अपने साथियों को देता रहता था। तो ये वो तमाम आरोपी है जिनको अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इन लोगों ने कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा को जान से मारने की, उनकी हत्या करने की साजिश रची थी। अवैध खनन का कारोबार था मुख्य आरोपी जो बताया जा रहा है इसमें हीरा सिंह। उसका अवैध खनन का काम बंद हो गया था और सरकारी जमीन से गेहूं चोरी के मामले में वो एक बार जेल भी जा चुका था। उसको लगता था और उसको इस बात का शक था कि ये सब कुछ कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा की वजह से हुआ है और उसी का बदला लेने के लिए उसने ये साजिश रची, जिसमें बाकी के जो 3 आरोपी थे उनके साथ मिलकर 20 लाख रुपए में सौरभ बहुगुणा की हत्या करने की उसने सुपारी दे डाली थी। माननीय मंत्री जी को किसी के द्वारा पता चली कि इस तरह से आपके साथ ये साजिश की जा रही है आपको जान से मारने की। उन्होंने इसकी सूचना जो है पुलिस को दी। पुलिस को सूचना देने के बाद में जो है हमने FIR किया इनके नाम। ये लोग जो है पैसा दे करके और किसी के थ्रू माननीय मंत्री जी को जान से मरवाना चाहते थे। तो जिनको आप अभी अपने टीवी स्क्रीन पर दे रहे थे वही वो शुभचिंतक है जिन्होंने इस पूरी हत्या की साजिश के बारे में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा को जानकारी दी थी। उनसे बदला लेने की फिराक में हीरा सिंह जो मुख्य आरोपी बताया जा रहा है, जिसने पूरी प्लानिंग की थी क्योंकि वो जेल भी जा चुका था और उसे शक था कि सौरभ बहुगुणा की वजह से वो जेल गया है, उसका अवैध खनन का कारोबार भी बंद हो गया था। तो उसने हत्या की साजिश रची और 20 लाख रुपए देकर केंद्रीय मंत्री सौरभ बहुगुणा को मौत के घाट उतारने के लिए उसने सुपारी दे डाली थी। अपने 2 और बाकी के जो 3 साथी थे उनके साथ मिलकर उसने ये साजिश रची थी। अब पुलिस ने जैसी जानकारी मिली इनके खिलाफ FIR भी दर्ज हुई थी और इन 4 आरोपियों को अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और गिरफ्तार आरोपी फिर हीरा सिंह ने बताया है कि उसने किस तरीके से पूरी प्लानिंग की थी और वो केंद्रीय मंत्री सौरभ बहुगुणा की हत्या क्यों करना चाहता था, क्यों उनको मौत के घाट उतारना चाहता था। सरकारी जमीन से गेहूं चोरी के मामले में हीरा सिंह जेल गया था। अवैध खनन का इसका कारोबार था जो बंद हो गया था और उसको शक था कि ये सब कुछ कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा की वजह से हुआ है। तो बदला लेने की नीयत से उसने पूरी ये साजिश रची, 20 लाख रुपए की सुपारी दे डाली और उसके बाद उसके पूरे साजिश का खुलासा हुआ। और उत्तराखंड में मौसम का मिजाज लगातार बदलता जा रहा है। राज्य के कई जिलों में बारिश से नदी नाले उफान पर है, पहाड़ पर भूस्खलन बढ़ गया है।
5 तस्वीरें आपको दिखाते हैं, अलग अलग जिलों की ये तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर देखिए उधम सिंह नगर की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर स्थायी रपटा पुल ही बह गया। तो वहीं रामनगर की तस्वीर भी देख लीजिए, बारिश के चलते धनगढ़ी नाला उफान पर आ गया। हल्द्वानी में शेर नाला में अचानक से पानी आ जाने की वजह से रोडवेज बस वहां पर फंस गई। जसपुर की ये तस्वीरें अब आप देखिए, बाजार से लेकर गली मोहल्ले में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। नैनीताल में लगातार 48 घंटे से अधिक का समय हो गया है, लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से नैनी झील से पानी देखिए किस तरीके से लबालब भरा हुआ वहां पर नजर आ रहा है। अलग अलग जिलों से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहाड़ पर जो आफत की बारिश बरस रही है, तो ये आफत रिटर्न की ये 5 तस्वीरें अलग अलग जिलों से आप देख रहे हैं, जहां पर नदी नाले उफान पर आ गए हैं। जो गदेरे हैं वहां पर जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, यातायात प्रभावित उसकी वजह से हो रहा है। देखिए तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती है कि आज उत्तराखंड के लोग बारिश की वजह से कितनी परेशानी। उत्तराखंड में लगातार बदल रहा मौसम का मिजाज, राज्य के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन हल्की बारिश की संभावना जताई है। 11 और 12 अक्टूबर को कई क्षेत्रों में मध्यम बारिश हो सकती है। उत्तराखंड में लगातार मौसम करवट बदल रहा है। प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान जताया जा रहा है। मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल के मुताबिक प्रदेश के कुमाऊं मंडल के पिथौरागढ़ और बागेश्वर चंपावत में कई जगहों पर हल्की से मध्यम के साथ तेज बारिश हो सकती है। तो वहीं गढ़वाल मंडल के कई क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश की आशंका जताई जा रही है। 11 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने यह अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में लगातार मौसम का मिजाज जिस तरीके से बदल रहा है, तो लोगों से भी अब एहतियात के तौर पर अपील की जा रही है कि वो अपने घरों में ही रहे। इसी के साथ साथ रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट के तहत भी जानकारियां दी जा रही है। तो पिछले 24 घंटों में उत्तराखंड में अधिकांश स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई है, जबकि कुमाऊं क्षेत्र के जनपदों में भारी से बहुत भारी वर्षा देखने को मिली है। 11 तारीख को वर्षण में थोड़ी कमी होगी, लेकिन उत्तराखंड में अनेक स्थानों तक में जो है हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है 11 और 12 तारीख में। 13 तारीख से जो है उत्तराखंड में जो वर्षण में एकदम कमी आ जाएगी और 13-14 तारीख में उत्तराखंड में ज्यादातर स्थानों पे मौसम साफ रहेगा, जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं जो है हल्की से लेकर मध्यम वर्षा की संभावना है। हल्द्वानी में गौला नदी, शेर नाला और नंदौर नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। हल्द्वानी सितारगंज मार्ग को जोड़ने वाली सड़क पर शेर नाला में भारी पानी आ जाने से रोड बंद हो गई। इसी के बीच एक रोडवेज बस उफनते हुए नाले के बीच ही फंस गई। नाले के बीच जाते ही ये बस वहां बंद हो गई और बस में बैठे यात्रियों की सांसें अटक गई। गनीमत ये रही कि बस फिर से स्टार्ट हो गई और नाले के पानी के बाहर किसी तरह निकल गई। बड़ा हादसा होने से वहां टल गया, लेकिन जो यात्री उस बस में सवार थे उनकी एक पल के लिए सांसें वहीं थम गई थी जब ये बस इस उफनते हुए नाले के बीच में जा फंसी थी। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज स्टेट पर आप देख रहे हैं। हल्द्वानी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर नाले की चपेट में ये बस आते आते बच गई। जब ये पार कर रही थी तो उस दौरान ये बस बंद हो गई। इस बस के अंदर जो तमाम सवारी बैठी हुई थी उनकी सांसें अटक गई थी। एक बारी को देखा जाए, लेकिन गनीमत ये रही कि ये बस थोड़ी ही देर में फिर शुरू हो गई और इस बस को फिर वहां से बाहर निकाला गया। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। पिछले 3 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के चलते पहाड़ों में ठंड ने दस्तक दे दी, जिसके कारण तापमान अब लुढ़क गया है। लगातार हो रही बारिश के चलते गौला नदी का जलस्तर 25,000 क्यूसेक के पास पहुंच गया है, जिसके बाद वहां पर इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। बारिश के चलते नैनीताल जिले में अब तक 62 सड़कें बंद हो चुकी है। तो बरसात लगातार जारी है और बरसात के कारण नदी, नाले और गदेरे उफान पर नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से यातायात प्रभावित हो रहा है। और क्योंकि बरसात लगातार हो रही है तो इस वजह से ठंड भी बढ़ रही है, तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। और चलिए रामनगर से अगली खबर आपको बताते हैं। नेशनल हाईवे 309 स्थित धनगढ़ी नाला उफान पर है। धनगढ़ी नाले के उफान पर आने से यातायात बाधित हुआ है। प्रशासन ने हाईवे पर यातायात पूर्ण रूप से बंद कराया है। नायब तहसीलदार ने यातायात बंद करने के आदेश दिए हैं और नाले में बहाव कम होने के बाद
इस यातायात को खोला जाएगा। रामनगर में नेशनल हाईवे 309 पर स्थित धनगढ़ी नाला उफान पर है। धनगढ़ी नाले के उफान पर आने से यातायात पूरी तरह से बाधित है। प्रशासन ने यातायात को पूर्ण रूप से बंद करने के आदेश दिए हैं। नायब तहसीलदार डीसी मिश्रा ने नाले में पानी का बहाव कम होने पर यातायात बहाल करने के आदेश दिए हैं। और रामनगर में शुक्रवार देर रात से हो रही मूसलाधार बारिश से कोसी नदी उफान पर आ गई है, जिसके चलते गर्जिया के मुख्य मंदिर के पास की दुकानें जलमग्न हो गई है। कोसी नदी का जलस्तर अभी और बढ़ने की संभावना है, जिसे देखते हुए गर्जिया मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया गया है। कोसी के बड़े जलस्तर से गर्जिया मंदिर से आश्रित दुकानदारों की दुकान जलमग्न होती नजर आ रही है। तो बढ़े हुए जलस्तर को देखकर ये तमाम फैसले लिए जा रहे हैं। मंदिर प्रशासन ने फैसला लिया है, गर्जिया मंदिर में श्रद्धालुओं की एंट्री फिलहाल के लिए बंद की गई है, क्योंकि लगातार जलस्तर जो है वो बढ़ रहा है और लोगों के जिंदगी के साथ कोई रिस्क ना हो, तो मंदिर प्रशासन की तरफ से ये फैसला लिया गया। मौसम विभाग के मूसलाधार बारिश के हाई अलर्ट के बाद शुक्रवार देर रात से रामनगर समेत पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश हो रही है, जिसके बाद कोसी बैराज में पानी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। तो वहीं सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने जलपानी के जलस्तर और अधिक बढ़ने की संभावना जताते हुए हाई अलर्ट जारी किया है। लोगों से नदी नाले के किनारे न जाने की अपील की गई है। कोसी का जलस्तर 60 क्यूसेक तक पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। कोसी नदी से जुड़े काशीपुर, रामपुर, मुरादाबाद समेत अन्य क्षेत्रों को भी अलर्ट कर दिया गया है। तो कोसी किनारे न जाने की लोगों से अपील की जा रही है। कोसी नदी से जुड़े हुए जो इलाके हैं, उन तमाम इलाकों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। काफी तेजी से जलस्तर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से रिस्क भी बढ़ जाता है और लोगों से कोसी किनारे जाने की अपील नहीं की। और उधम सिंह नगर से अगली खबर, जहां पर बंडिया में बना अस्थायी रपटा पुल बहा है। पानी के तेज बहाव में रपटा पुल बह गया। नमक फैक्ट्री के पास रपटा पुल था। पुल की दूसरी तरफ करीबन 50 लोग फंस गए थे, जिनको रेस्क्यू फिर किया गया। करीबन 50 लोगों का रेस्क्यू कराया गया। अभी भी पुल की दूसरी तरफ कई परिवार फंसे हुए हैं। एसडीएम ने पीडब्ल्यूडी अधिकारी को निर्देश दिए हैं। अस्थायी व्यवस्था जल्द से जल्द कराने के निर्देश दिए गए हैं। पहाड़ पर 3 दिन से हो रही बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। लोगों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। उधम सिंह नगर के किच्छा तहसील क्षेत्र के बंडिया स्थित नमक फैक्ट्री के पास नदी पर बना अस्थायी रपटा पुल तेज बहाव के चलते बह गया। प्रशासन ने लगभग 50 लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर भेज दिया है, लेकिन नदी के उस पार अभी भी कई परिवार मौजूद है। देर रात एडीएम ने मौके पर पहुंचकर जानकारी ली। पीडब्ल्यूडी अधिकारी को अस्थायी रूप से आवाजाही करने के लिए व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए। अस्थायी पुल बनाया गया था, वो सुबह बह गया था। गत वर्ष की बारिश में भी जो पुल था बह गया था, अब तक बना नहीं है वो। तो सुबह से ही जो हमारी टीम है, हमारे जो एसडीएम है यहाँ पे किच्छा कौस्तु मिश्रा जी, और उनके साथ कोतवाल साहब हैं और सीओ साहब भी अभी मौके पर उपस्थित हैं। इन लोगों ने जो भी लोग दूसरी साइड में फंसे हुए थे, सबको बड़ी बखूबी से निकाल दिया आसानी के साथ में। और अभी जो कुछ परिवार उधर रह रहे हैं, उनको रात में निकलने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए उनको छोड़ दिया गया है। और अभी एक्शन पीडब्ल्यूडी हैं, उनको भी मौके पर बुलाया गया है और उनको निर्देश दिए गए हैं कि यथाशीघ्र एक फॉर्मेट यहाँ पे इस स्थान को आवाजाही लायक करेंगे। और अगली खबर बागेश्वर से, जहां पर 4 दिन से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त है। सरयू और गोमती नदी उफान पर है और लगातार हो रही बारिश के बीच स्टेट हाईवे बंद किया गया है। मलबा आने से 2 स्टेट हाईवे बंद हो चुके हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सरयू और गोमती नदी उफान पर है। मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से इन नदियों का जलस्तर बढ़ गया है और लगातार हो रही बारिश के बीच अब स्टेट हाईवे को बंद कर दिया गया है, क्योंकि स्टेट हाईवे पर मलबा आ गया था, इस वजह से इसे बंद किया गया है। उधम सिंह नगर के जसपुर और आसपास के क्षेत्र में पिछले 3 दिनों से हो रही भारी बारिश के चलते आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जसपुर में मुख्य बाजार समेत अन्य स्थानों पर जलभराव जैसी स्थिति है। बारिश का पानी दुकानों के अंदर पहुंच रहा है, जिससे व्यापारियों का काफी नुकसान हो रहा है। इलाके में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं, लोग परेशान हैं, सुरक्षित ठिकानों की तलाश कर रहे हैं।
हमारी दुकान के आगे हमेशा के लिए पानी मतला है कि लगातार भरा हुआ रहता है डैरिया है, और बरसात में तो हमारी ये जो है दुकानदारी बिल्कुल ही खत्म हो जाती है, क्योंकि यहाँ एकदम सड़क के ऊपर पानी आ जाता है और जो दुकानों के भरने लायक पानी बन जाता है कि दुकान में पानी कब भरा ये हालात हो जाते हैं। मेरा सर्दी तमाम नुकसान हो गया, गोटो पानी भर गया अंदर, शहर बाजार में बड़ी बुरी हालत हो रही है। कम हो गया मेरा, नगर पालिका कुछ करके ही नहीं दे रही, आज तक 10 साल हो गए। और नैनीताल में 4 दिन से लगातार हो रही बारिश, पिछले 48 घंटे में करीबन 239 मिलीमीटर बारिश। नैनी झील का भव्य नजारा देखकर पर्यटक झील किनारे फोटो खिंचवाने के लिए पहुंच रहे हैं। पर्यटक झील में गिरती बारिश की बूंदें काफी पसंद कर रहे हैं। वो झील में गिरती बारिश की बूंदें उनका मन मोह रही है। नैनीताल में पिछले 4 दिन से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से पर्यटक भयभीत है। नैनीताल में पिछले 48 घंटे में करीब 239 mm बारिश रिकॉर्ड की गई। क्षेत्र में छोटे छोटे भूस्खलन और जलभराव जैसी सूचनाओं के बाद यहां आए पर्यटक परेशान हो गए हैं। नैनीताल घूमने आए पर्यटकों को जहां एक तरफ बारिश की वजह से मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं कुछ पर्यटक बारिश का लुत्फ भी उठा रहे हैं। लबालब भरी नैनी झील और उस पर गिरती बरसात की बूंदें, विहंगम नजारा वहां पर देखकर पर्यटक काफी खुश नजर आ रहे हैं। झील के किनारे खड़े होकर फोटो सेशन करवा रहे हैं और नजारे को निहार रहे हैं। और वहीं नैनीताल समेत अन्य क्षेत्रों में लगातार 70 घंटों से हो रही बारिश को देखते हुए जिला पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। पुलिस ने झीलों समेत गौला और अन्य नदियों के मुहानों पर जाने वाले लोगों को ऐसा न करने की सलाह दी है। सोशल मीडिया के माध्यम से पुलिस लगातार ऐसे लोगों को चेतावनी दे रही है जो नदी और झील के किनारे जाते हैं, अपनी जान को जोखिम में डालते हैं। तो आपदा में कंट्रोल रूम की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है कि बेवजह घर से ना निकले और नदी किनारे तो बिल्कुल न जाए। जनपद नैनीताल में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और इस बारिश के कारण नदियों का, झीलों का स्तर बहुत बढ़ गया है। पानी की निकासी के कारण जो निचले वाले स्थान है वहां पे पानी काफी मात्रा में पहुंच रहा है, जिससे जो तटवर्ती स्थान है, चाहे वो काठगोदाम, रामनगर या लालकुआ हो, वहां जो किनारे पर रहने वाले लोग हैं वो अलर्ट मोड में रहें, किनारों पर ना जाएं। जहां पे बोल्डर्स गिर रहे हैं उसकी जानकारी हम लगातार अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, अपने कंट्रोल रूम के माध्यम से सभी को दे रहे हैं। कृपया उन अलर्ट्स को जरूर देख लें। आप सभी से निवेदन है कि अपनी जर्नी को ढंग से प्लान करें। नैनीताल में लगातार हो रही बरसात के चलते आलू खेत का क्षेत्र भूस्खलन की जद में आने लगा है और नैनीताल शहर से लगभग 3 किलोमीटर दूर बसे आलू खेत क्षेत्र में सब कुछ समय से भूस्खलन और दरारों की शिकायतें आ रही है। 50 घंटे की लगातार बरसात के बाद रविवार रात यहां बड़ा भूस्खलन हो गया। भूस्खलन से क्षेत्र के मकानों को खतरा हो गया है। लगातार हो रही भूस्खलन से यहां के ग्रामीण डरे हुए हैं। प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि से यहां के लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट किया है। और चंपावत से अगली खबर, जहां टनकपुर राष्ट्रीय राजमार्ग में लगातार हो रही बारिश की वजह से यह राजमार्ग बंद है। नेशनल हाईवे को खोलने का प्रयास जारी है और भारी बारिश से कई आवासीय भवन भी खतरे की जद में आ चुके हैं। चंपावत मुख्यालय में ही 2 मंजिला भवन की सुरक्षा दीवार क्षतिग्रस्त हो गई। जिला आपदा प्रबंधन केंद्र लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। बंद पड़ी सड़कों को खुलवाने का प्रयास लगातार जारी है और डीएम ने किसी भी आपात स्थिति में कंट्रोल रूम से संपर्क करने और नदी नालों के किनारे न जाने की अपील की है। तो वहीं टनकपुर में खौफनाक लैंडस्लाइड, पहाड़ से पत्थर टूटकर नेशनल हाईवे पर गिरे। मलबा आने से पिथौरागढ़ नेशनल हाईवे बाधित हुआ है। राजमार्ग पर मलबा आने से कई जगह पर हाईवे बाधित हुआ। चंपावत में पिछले 4 दिन से बारिश लगातार जारी है। बारिश के चलते कई मकानों में दरारें आई है। पहाड़ से पत्थर टूट कर नेशनल हाईवे पर गिर रहे हैं। मलबा आने से पिथौरागढ़ नेशनल हाईवे को अब बंद किया गया है क्योंकि वो बाधित हो चुका है। राजमार्ग पर मलबा आने की वजह से हाईवे को बाधित किया गया, उसे बंद किया गया है। चंपावत में पिछले 4 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। जगह जगह पर भूस्खलन हो रहे हैं, जिसकी वजह से पहाड़ी से बोल्डर्स गिर रहे हैं। राजमार्गों पर, नेशनल हाईवे पर आकर गिर रहे हैं बोल्डर और पत्थरों की वजह से यह हाईवे बाधित हुआ है।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में कैंप कार्यालय में दिव्यांगजनों के लिए कृत्रिम अंग वितरण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। महावीर सेवा सदन और परमार्थ निकेतन द्वारा संयुक्त रूप से कृत्रिम अंग वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग उपलब्ध कराए गए हैं। इस दौरान सीएम महावीर सेवा सदन और परमार्थ निकेतन का आभार व्यक्त करते हुए भी नजर आए। कहा कि दिव्यांगता मुक्त उत्तराखंड के लिए सबको मिलकर प्रयास करने होंगे और उसी की ये पहल है। ऐसा कार्य जो कोई ईश्वरीय कार्य है, उस कार्य में आप लोग लगे हुए हैं। भगवान की कृपा तो आपके ऊपर है ही है, क्योंकि अगर भगवान की कृपा न हो तो कोई भी व्यक्ति परमार्थ का काम नहीं कर पाता है। कई बार हम सोचते हैं कि हम ये काम कर रहे हैं, लेकिन भगवान क्या है कि उसी को अवसर देता है जो उसके लिए योग्य होता है और अपने भक्त को ही चुनता है। तो एक ऐसा परमार्थ का काम दिव्यांगों के क्षेत्र में, योग के क्षेत्र में, अनेकों क्षेत्रों में जो आप लोग काम कर रहे हैं, ये तय मानिए कि इसके लिए भगवान ने ही आपको चुना है। और हरिद्वार से बड़ी खबर है, जहां पर जिला पंचायत बोर्ड में बीजेपी का परचम लहराया। जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर नहीं उतारा गया है कोई दूसरा प्रत्याशी। दोनों पदों पर निर्विरोध निर्वाचन तय अब माना जा रहा है। 6 में से 5 ब्लॉकों में भी निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख चुने जाने का बीजेपी ने दावा किया था। डैम कोठी पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई है। तो बड़ी खबर हरिद्वार से आपको बता रहे हैं, जहां पर एक बार फिर से बीजेपी का परचम लहराता हुआ नजर आने वाला है, क्योंकि जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर किसी दूसरे दल ने अपना कोई भी प्रत्याशी नहीं उतारा है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार में जिला पंचायत चुनाव खत्म होने के बाद अब पंचायत के बोर्ड गठन की कवायद शुरू हो गई है। आज जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए बीजेपी के राजेंद्र सिंह चौधरी ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान हरिद्वार के सांसद रमेश पोखरियाल निशंक समेत बीजेपी के कई नेता वहां पर मौजूद रहे। जिले के सभी 6 प्रमुख पदों के लिए आज नामांकन दाखिल किए गए हैं। 13 अक्टूबर को ब्लॉक प्रमुख पदों के लिए और 14 अक्टूबर को जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव होंगे। 14 अक्टूबर को ही रिजल्ट की घोषणा भी कर दी जाएगी और इस बार हरिद्वार में जिला पंचायत का बोर्ड बीजेपी का बनना ही तय माना जा रहा है। बेहतर रहे और आज के परिणाम भी ऐतिहासिक रहेंगे, चाहे वो जिला पंचायत अध्यक्ष जी का हो, चाहे उपाध्यक्ष जिला पंचायत हो, और चाहे ब्लॉकों में ब्लॉक प्रमुख हो, ज्येष्ठ प्रमुख हो, कनिष्ठ प्रमुख हो। मुझे लगता है कि 33 साल में भारतीय जनता पार्टी एक नया इतिहास रचेगी हरिद्वार जिले में। हरिद्वार में उत्तराखंड कांग्रेस का सत्याग्रह है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अनियमितता का आरोप लगाया गया। अनियमितता का आरोप लगाकर सत्याग्रह की शुरुआत की गई है। जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय पर यह धरना दिया गया। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, यशपाल आर्य इसमें शामिल हुए। हरिद्वार जिला पंचायत चुनावों में 8 सीटों पर सिमट कर रह गई थी कांग्रेस। सरकार पर पंचायत चुनावों में धांधली करने का कांग्रेस ने आरोप लगाया। आज हरिद्वार पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और नेता विपक्ष यशपाल आर्य ने सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता के साथ धरना दिया। 2-3 सीटों में जीते हुए प्रत्याशियों की यहाँ रिकाउंटिंग हुई और वो बीजेपी के प्रत्याशी को जिताया गया। जिस तरीके से पहले दिन से यहाँ विरोध हो रहा था कि बक्से टूटे हुए आए हैं और सील पहले से टूटी हुई है, उसमें मतलब लोगों ने रिपोर्ट्स भी दर्ज की। उल्टे 307 से लेके दुनिया भर के मुकदमे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर लगाए गए हैं। और जहां आप कह रहे हैं कि मैंडेट नहीं मिला, मैंडेट तो बीजेपी को भी नहीं मिला था। उनकी अपनी सीटें केवल 13 जीती थी। चलिए बाहर समाचार में मेरे साथ अभी इतना ही। आप बने रहिए।